हेलो एवरीवन। तो आज से हम सीडीपी की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक जो हमने लिया है वो है वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास आ, सिर्फ शिक्षक भर्ती के लिए नहीं बल्कि आपके प्री बीएड, डीएलएड, टेट की एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसलिए मेरे साथ बने रहिए, टॉपिक को समझिए, दोनों में क्या डिफरेंस है वो समझिए और इनसे रिलेटेड फिर क्वेश्चन कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। वृद्धि और विकास होता क्या है? तो वृद्धि का क्या मतलब होता है? वृद्धि मतलब ऐसी चीजें जो एक टाइम तक ग्रो करेगी, बढ़ेगी, उसके बाद फिर रुक जाती है। उन चीजों को हम लेते हैं वृद्धि में। विकास में किसको लेंगे हम? वृद्धि के साथ साथ उसके आसपास जो भी उसका एनवायरनमेंट है, उसमें जो भी परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन के वजह से उस वस्तु में या उस बालक में या उस जीव में जो भी परिवर्तन होगा वो कहलाता है हमारा विकास। ठीक है, इनको हम एक एक करके समझते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं पौधे का या फिर बच्चे का एग्जाम्पल ले ले। पौधे का एग्जाम्पल लेंगे तो कैसा होगा? जब हम सीड लेते हैं, बीज लेते हैं, बीज हमने उगाया, बीज बड़ा हुआ, इतना छोटा पौधा होगा, फिर बड़ा पौधा बनेगा, फिर वो अगर पेड़ है तो पेड़ तक जाएगा, एक लिमिटेड लंबाई तक वो बढ़ा, ये कहलाती है उसकी वृद्धि। अब उसमें अगर लग जाता है क्या? फल, फूल, है ना? उसके साथ साथ में जब फल लगने चालू होंगे तो उसके पत्ते झड़ने लगेंगे। तो ये सब क्या हो रहा है? उस पौधे में या उस पेड़ में चेंजेस आ रहे हैं, परिवर्तन आ रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है? हमारा विकास कहलाता है। तो चलिए एक एक करके दोनों में डिफरेंस को हम समझते चलते हैं। देखते हैं हम इसके अर्थ के बेस पे, डेफिनेशन के हिसाब से इसमें क्या डिफरेंस होता है। जो जो वृद्धि होता है, वृद्धि शरीर के आकार, लंबाई, वजन आदि में बढ़ोतरी को वृद्धि कहते हैं। ठीक है, यही अगर विकास की बात की जाए तो सिर्फ उसमें शारीरिक जो बढ़ोतरी होती है उसको नहीं देखा जाता, उसके साथ साथ में मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक के अलावा और भी जितने भी पक्ष होंगे, उन सभी में जो भी परिवर्तन होगा उसे हम कहते हैं विकास। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसकी प्रकृति, कि इन दोनों की प्रकृति कैसी होती है। तो जो वृद्धि है उसकी प्रकृति होती है मात्रात्मक, यानी कि क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसको हम माप सकते हैं। जैसे कि कोई बालक है, बालक का अगर हम देखें, एक बालक है, एज के साथ में उसकी वृद्धि होती जाएगी। जैसे कि अभी ये कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का। 5 वर्ष का है तो इसकी लंबाई कितनी है? 100 सेंटीमीटर की। जैसे ही इसका जो उम्र है वो 7 वर्ष का हुआ, इसकी लंबाई बढ़ गई कितना? 115 सेंटीमीटर का। वैसे ही धीरे धीरे वो क्या होते जाएगा? अडल्ट बनेगा। अडल्ट बनते बनते उसकी लंबाई मान लेते हैं कि 5 फीट की हो गई, उसके बाद उसकी लंबाई बढ़नी बंद हो जाएगी। ठीक है ना? यानी कि उसकी लंबाई को, उसका जो भी बनावट है, लंबाई के अलावा अगर हम वजन की बात करें तो उसको भी हम माप सकते हैं। इसलिए इसको हम किस श्रेणी में रखते हैं? मात्रात्मक श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, चलो अब यहीं पर अगर विकास की बात की जाए तो विकास केवल मात्रात्मक नहीं रहता, मात्रात्मक के साथ साथ में वो गुणात्मक भी होता है, क्वालिटेटिव भी होता है। गुणों में परिवर्तन को भी हम क्या करते हैं? उसमें मापते हैं। एक निश्चित तो माप नहीं सकते उसको, सिर्फ शारीरिक चीजों को माप सकते हैं, लेकिन भावनात्मक हो गया, सामाजिक उसका एक्सपेक्ट कैसा है, डेवलपमेंट कैसा है, उसको हम नहीं माप सकते हैं। तो हम क्या देखेंगे विकास में कि ये गुणात्मक के साथ साथ मात्रात्मक परिवर्तन भी इसमें शामिल होता है। आगे देखते हैं कि क्या इसे मापा जा सकता है। तो अभी हमने देखा कि हाँ, इसे मापा जा सकता है, जैसे कि लंबाई, वजन। किसकी बात कर रहे हैं? वृद्धि की बात कर रहे हैं। यही अगर विकास की बात की जाए तो इसको हम सीधे सीधे तो नहीं माप सकते, है ना? लेकिन मापेंगे कैसे इसको? कोई व्यक्ति है उसके व्यवहार से, उसमें कितना कौशल है उसके हिसाब से मापेंगे। उसके अलावा उसका कार्य करने का क्षमता कैसा है उसके हिसाब से उसका मापन होगा, है ना? तो डायरेक्ट जैसे कि हम लोग 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, 50 किलो, 100 किलो ऐसे जो नाप लेते हैं वृद्धि में, उस हिसाब से हम नहीं नाप सकते विकास को। विकास में जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ले अगर हम, तो एक छोटा सा बच्चा है, 5 साल का बच्चा है,
और वहीं पर एक अगर 20 साल का कोई लड़का है या कोई बच्चा है ना, तो जो व्यवहार उस 5 साल के बच्चे का होगा और जो व्यवहार उस 25 साल या 20 साल के लड़के का होगा, उन दोनों में बहुत भिन्नता होगी। वो क्यों हुआ? क्योंकि धीरे धीरे उस 5 साल के बच्चे में ही परिवर्तन होते होते व्यवहार में परिवर्तन हुआ, उसके उसके कौशल में परिवर्तन हुआ, उसके कार्य क्षमता में परिवर्तन हुआ, और वो फिर 20 साल का एडल्ट बन गया। और वो सारे परिवर्तन हमको विकास के रूप में परिलक्षित होते हैं। चलिए अगला देखते हैं कि ये जो वृद्धि है, ये शारीरिक क्षेत्र तक बस सीमित है, इसके अलावा ये कहीं फोकस नहीं करता। लेकिन जो विकास है, ये सर्वांगीण विकास है। सर्वांगीण विकास होता है। विकास में अगर देखेंगे तो विकास के बहुत सारे क्षेत्र हैं, 4-5 क्षेत्र हम मेनली लेते हैं। उन क्षेत्रों में सभी में परिवर्तन, उन सभी में विकास ही पूर्ण विकास कहलाता है। इसलिए इसको कैसी संज्ञा दी जाती है? सर्वांगीण की संज्ञा दी जाती है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, भाषा आदि सभी क्षेत्रों में इसका क्या होगा? पहुंच होगा। यहीं पर ये जो शारीरिक क्षेत्र तक सीमित है, इसलिए इसको हम एकांगी भी कहते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही क्षेत्र पर, शारीरिक क्षेत्र पर बस सीमित है, इसलिए हम इसे क्या कह देते हैं? एकांगी कह देते हैं वृद्धि को। और विकास को क्या कहते हैं? सर्वांगीण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि ये कहां से कहां तक चलती है। तो जो वृद्धि है वो एक निश्चित आयु तक तेज होगी, उसके बाद फिर रुक जाती है। हमने देखा है कि जो बच्चे हैं वो बड़े होते हैं, एक निश्चित एक कर तक उनकी लंबाई कंटिन्यूअस बढ़ती जाती है, उनका वजन में परिवर्तन होते रहेगा। उसके बाद एक समय के बाद उनकी लंबाई फिक्स हो जाती है। तो जो वृद्धि होता है वो एक निश्चित आयु तक बढ़ेगी, उसके बाद रुक जाती है। तो वृद्धि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, लेकिन जो विकास है वो धीमे धीमे होता है और ये निरंतर चलती है। इसलिए हम विकास को एक सतत प्रक्रिया भी कहते हैं, और वृद्धि को क्या कहेंगे? तो एक असतत प्रक्रिया। ध्यान रखेंगे इसे। चलिए इसके अगले गुण के बारे में समझते हैं। तो जो वृद्धि है वो सिर्फ शारीरिक बनावट तक ही सीमित है, इसलिए शरीर बड़ा और शक्तिशाली होता है। किसमें? वृद्धि में, है ना। लेकिन जब विकास की बात करेंगे तो विकास व्यक्ति की क्षमताओं, सोच, व्यवहार और व्यक्तित्व में सुधार को दर्शाता है। क्या परिवर्तन हो रहा है उसके व्यवहार में, क्या परिवर्तन हो रहा है उसके कौशल में, क्या परिवर्तन होगा उसके सोचने समझने के तरीके में, ये सब किसको दर्शाता है? विकास को दर्शाता है। अब उदाहरण के लिए देखिए तो लंबाई और उसके वजन, बच्चे का जो लंबाई है या उसका वजन है, यही क्या कहलाता है हमारा? यही उदाहरण आ जाएगा किसका? वृद्धि का। लेकिन बच्चे जब बोलना सीखते हैं, बच्चों का बोलना सीखना, अच्छे बुरे में अंतर समझना, समस्या का समाधान करना, मित्र बनाना, ये सब किसमें आ जाता है? हमारा विकास के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, नीचे भी वही दर्शाया गया है। नीचे भी इसको इसी तरीके से दर्शाया गया है। कैसे? कि ये जो प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया? वृद्धि की प्रक्रिया। इस चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि शारीरिक परिवर्तन ही हमारा वृद्धि के अंतर्गत आता है। और विकास को समझने के लिए हम यहाँ समझ सकते हैं, विकास एक साथ तो पॉसिबल नहीं है। विकास कब होगा? एक एक करके होते जाता है। विकास एक एक करके होगा। जैसे कि जो बच्चा है वो स्कूल गया, स्कूल जा करके वो पढ़ना सीखेगा, पढ़ना सीखने के बाद वो लोगों से मिलते जाएगा, वहां दोस्त बनाएगा, यानी कि सामाजिक होते जाएगा। इसी के साथ साथ जब दो लोग आपस में मिलेंगे तो समस्याएं डिस्कस करेंगे। अब बच्चों की समस्याएं क्या हो सकती है? ये मैथ्स नहीं बन रहा, यहाँ पे कैसे चले, ये हाथ नहीं चल रहा, मेरा खिलौना टूट गया, यही सब समस्याएं हैं, है ना। तो उनका फिर वो समाधान भी खोजते हैं, तो साथ मिलकर समाधान खोजेंगे। इसके बाद जो उनमें परिवर्तन आता है, इन सब चीजों को समझ करके, देख करके
तो वो अच्छे बुरे में अंतर करना समझते जाते हैं। ठीक है। अब अगर हम इसे एक लाइन में समझना चाहें तो एक लाइन में इसकी क्या समझ हो जाएगी? वृद्धि शरीर में परिवर्तन है। वृद्धि क्या है? शरीर में परिवर्तन है, जबकि विकास व्यक्तित्व में समग्र परिवर्तन है। ठीक है। और जो वृद्धि है वो हमारे विकास का ही एक भाग है। तो आप इसे इस तरीके से डायग्राम बना करके याद रख सकते हैं कि विकास एक सर्वांगीण प्रक्रिया हो गई और विकास का ही एक भाग हमारा क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। ठीक है। आप चाहे तो इसको अपने नोट्स में, आप जो भी नोट्स बना रहे हैं उसमें नोट कर लीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं हम विकास के क्षेत्र। विकास कहाँ कहाँ पर काम करता है, कौन कौन से इसके क्षेत्र हैं जिनमें परिवर्तन होते जाता है, और उन सबको मिला करके हम उसे विकास का नाम दे देते हैं। तो विकास के जो पक्ष है वो लगभग यहाँ पर 6 आपको दर्शाए गए हैं। इसके अलावा और भी पक्ष होते हैं, ये मेनली मुख्य जो रहते हैं वो है ना। इसमें सबसे पहला क्या आ जाएगा? शारीरिक परिवर्तन। सबसे पहला आ जाएगा आपका शारीरिक विकास। दूसरा आ जाएगा आपका संज्ञानात्मक विकास या फिर मानसिक विकास। तीसरा आ जाएगा आपका भाषा का विकास। ये भाषा का विकास जो है वो हमारे संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत ही काम होता है। अगला जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका सामाजिक विकास। इसके बाद हम चर्चा करेंगे किस पे? इमोशनल डेवलपमेंट, भावनात्मक विकास पर। और लास्ट पर जाएंगे हम क्रिएटिव डेवलपमेंट, सृजनात्मक विकास पर। एक एक करके इनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं किसे? शारीरिक विकास के बारे में। शारीरिक विकास, तो शारीरिक विकास हमने देखा वजन में वृद्धि, वजन में वृद्धि होगा, वजन में परिवर्तन होगा, उसकी लंबाई में परिवर्तन होगा, है ना। ये सब की क्या कहलाता है? हमारा शारीरिक विकास कहलाता है। अब शारीरिक जो विकास है वो केवल एक ही चीज से हम नहीं दर्शा सकते। ठीक है। इसलिए इसको दो भागों में बांटा गया है। इसको हम दो भागों में कैसे बांट रहे हैं? एक को कहते हैं हम ग्रॉस मोटर स्किल और दूसरे को कहते हैं फाइन मोटर स्किल। ठीक है। ग्रॉस यानी कि जितने भी बड़े मसल्स होंगे वो हमारे ग्रॉस मोटर स्किल्स के अंतर्गत आते हैं। तो ग्रॉस को आप ग्रेड करके समझ सकते हैं, ग्रेड करके याद रख सकते हैं, है ना। जी से ग्रॉस, जी से ग्रेड। और फाइन को कैसे समझ सकते हैं? फाइन मोटर स्किल्स को फिंगर से समझ सकते हैं। फिंगर, उंगलियां, है ना। उंगलियां छोटी छोटी है और उंगलियों के जो मसल्स होते हैं वो भी छोटे छोटे होते हैं। तो इनसे रिलेटेड जो भी कार्य होगा, जैसे कि हम अगर स्थूलगामक कौशल, ग्रॉस मोटर स्किल की बात करेंगे तो इसमें बड़े मसल्स काम करते हैं, जैसे कि हमारा पूरा हाथ, हमारे पूरे पैर। तो इनसे जो काम होगा चलने का, दौड़ने का, भागने का, ये सारे काम किसके अंतर्गत आ जाएंगे? आपके स्थूलगामक कौशल या ग्रॉस मोटर स्किल के अंतर्गत आ जाएंगे। यही अगर हम बात करें सूक्ष्म गामक कौशल या फिर फाइन मोटर स्किल्स की, तो फाइन मोटर स्किल में क्या आ जाएगा? आपका छोटे मसल्स जहां पे काम करेंगे। फाइन से फिंगर, तो फिंगर के मसल्स जैसे कि पेन पकड़ना, लिखना, ड्राइंग करना, है ना। ये सारी चीजें किसमें आ जाएगी? आपके फाइन मोटर स्किल्स में। देखते हैं इसमें लिखना, चित्र बनाना, बटन लगाना, कपड़ों में जो बटन लगाते हैं, सिलाई करते हैं, है ना, कागज काटना, सुई में धागा डालना। इसके अलावा आप और ले सकते हैं क्या? काजल लगाना, है ना। जितने भी बारीक काम है वो सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? आपके फाइन मोटर स्किल्स के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है। ये है हमारा क्या? शारीरिक विकास। अब हम आ जाते हैं अपने अगले विकास की ओर, जो है हमारा क्या? संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो मानसिक विकास है ना। संज्ञान का मतलब होता है आपका क्या? दिमाग। याद रखेंगे इसको। संज्ञान का मतलब सोचना समझना होता है, लेकिन वो सारी चीजें किससे रिलेटेड होती है? दिमाग से। तो जहां पर भी दिमाग से संबंधित या मानसिक संबंधित जो भी चीजें आएंगी
को उदाहरण में दे दिया जाएगा, वहां पर सभी पर कौन सा हमको विकास को चूज करना है। जब हमारा क्वेश्चन दिया जाएगा तो संज्ञानात्मक विकास को चूज करना है। ठीक है, अब देखते हैं कि संज्ञानात्मक विकास में क्या क्या चीजें आ सकती है। तो संज्ञानात्मक विकास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। संज्ञानात्मक विकास के बारे में अच्छे से समझिएगा। संज्ञानात्मक विकास से संबंधित आगे चलकर हमको और बहुत से सिद्धांत समझने हैं, याद रखने हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, सोचना, समझना, तर्क करना, समस्या का समाधान करने की जो क्षमता है, वो सारा जो डेवलपमेंट है, वो सारा परिवर्तन है, वो किसके अंतर्गत आता है, हमारा संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है। इसके अलावा स्मृति यानी किसी भी चीज को याद रखना, बुद्धि, ध्यान का विकास, निर्णय लेने की क्षमता का विकास। ठीक है, ये सारी चीजें किससे रिलेटेड है, हमारी संज्ञानात्मक विकास के। अब संज्ञानात्मक विकास कैसे काम करता है, दिमाग के लेवल पे, है ना। तो दिमाग के लेवल पे जो भी चीजें होंगी, जैसे कि गणित बनाना, गणित के प्रश्न हल करना, पहेलियां सुलझाना, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा, आपका संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए, तो इससे उदाहरण देख लेते हैं हम। उदाहरण में क्या आ जाएगा, गणित के प्रश्नों को हल करना, कारण और परिणाम को समझना, पहेलियां सुलझाना और निर्णय लेना, ये सारे जो चीजें हैं, ये किसके अंतर्गत लेते हैं, हम संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हमारे भाषा का विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, वो संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत ही लिया जाता है। ठीक है, अब लैंग्वेज डेवलपमेंट पे क्या आएगा, सबसे पहले बच्चा सीखता क्या है, शब्द बनाना। शब्द बनाता है, दो अक्षरों को मिला करके शब्द बनाएगा, उन शब्दों को मिला करके वाक्य बनाएगा, है ना। फिर उनसे वो बोलना सीखता है, बोलना पहले से सीख जाता है, मम्मी पापा चाचा चाची ये सब तो बोलते रहता है, लेकिन उसको लंबे लंबे सेंटेंसेस बोलना है, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, ऐसे सेंटेंसेस बोलना है, तो उसको पहले उसकी शब्दावली बढ़ानी पड़ेगी। उसके लिए क्या जरूरी है, हमारा लैंग्वेज का डेवलपमेंट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, इन सब की जो क्षमता का विकास होता है, वो लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। शब्दावली एवं संचार कौशल का विकास भी किसके अंतर्गत आएगा, आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट के। विचारों को व्यक्त करना, जब तक उसे सेंटेंस बनाना नहीं आएगा, वो अपने विचारों को कैसे रखेगा, सही बात है ना। तो ये भी किसके अंतर्गत आ जाएगा, आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाएगा। अब इसके अगर उदाहरण के रूप में देखें तो वाक्य बनाना, कहानी सुनाना, नए शब्द सीखना, पढ़ना, पत्र लिखना, कविता बनाना, कविता सुनाना, कविता लिखना, है ना, ये सारी चीजें आपकी आ जाएगी भाषा के विकास में। ठीक है, चलिए अब अगले पॉइंट पे आते हैं। हमारा अगला पॉइंट है क्या, हमारा सामाजिक विकास। अब ये सारी चीजें जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है ना। अगर एक भी चीज पीछे हट गई, और आप इसी सीक्वेंस से ही पढ़ेंगे इसको, ऐसा नहीं है कि आपने पहले शारीरिक डेवलपमेंट पढ़ा फिर सीधे क्रिएटिविटी में चले गए। इसके पीछे एक लॉजिक ये है कि जब तक आप पीछे की, जब तक बच्चा बड़ा नहीं होगा, मान लो बच्चा है 5 महीने का, 5 महीने का बच्चा क्रिएटिविटी कैसे दिखाएगा, नहीं दिखा सकता, है ना। तो उसके उस तक जाते जाते, क्रिएटिविटी तक जाते जाते एक प्रोसेस से पूरा गुजरना पड़ता है। ठीक है, इसलिए आप भी इसको एक सीक्वेंस से ही पढ़ेंगे। चलिए हम आते हैं सोशल डेवलपमेंट पे। तो जब तक बच्चा भाषा बोलना नहीं सीखेगा, समझना नहीं सीखेगा, लिखना नहीं सीखेगा, वो मित्र कैसे बनाएगा। सामाजिक डेवलपमेंट उसका तभी संभव है जब वो आपस में किसी से बात करे। दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तभी तो वो सामाजिक हो पाएगा, है ना। तो सामाजिक डेवलपमेंट के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, दूसरे लोगों के साथ में सामाजिक संबंध बनाने पड़ेंगे। तो दूसरों के साथ संबंध बनाना और समाज में व्यवहार करना सीखना किसके अंतर्गत आएगा, हमारे सामाजिक डेवलपमेंट के अंतर्गत आएगा, सोशल डेवलपमेंट के, है ना। सहयोग, मित्रता, अनुशासन, जिम्मेदारी का विकास, ये सारी चीजें भी किसके अंतर्गत है, सामाजिक विकास के अंतर्गत। सामाजिक नियमों को समझना और उनका पालन करना। ठीक है,
अब इसके उदाहरण में क्या क्या ले सकते हैं, तो समूह में कार्य करना, क्या आ जाएगा हमारा, समूह में कार्य करना, मित्र बनाना, बातचीत करना, बड़ों का सम्मान करना। ये जब तक बच्चा सोशल नहीं हो पाएगा तब ये सारी चीजें वो नहीं कर सकता, इसलिए किसी भी बच्चे का सामाजिक जो विकास है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम हमारे अगले संवेगात्मक या भावनात्मक विकास पर। अब बच्चा क्या किया, बोलना सीखा, बोलना सीखने के बाद वो मित्र बनाया। अब जब मित्र बनाएगा तो उस मित्र से या तो वो खुशी खुशी दोस्ती करेगा, खेलेगा, तो वो क्या करेगा, खुशी का अनुभव करेगा, करेगा। और अगर उन दोनों बच्चों में लड़ाई हो गई तब क्या करेगा, वो दुख का अनुभव करेगा, फील करेगा। अब उसमें क्या हो रहा है, इमोशनल चीजें आती जा रही है ना। जब इमोशनल चीजें आती जा रही है यानी उसमें एक और परिवर्तन देखने को मिल रहा है हमको, वही परिवर्तन क्या कहलाता है, हमारा संवेगात्मक या फिर भावनात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा, तो भावनाओं को समझना और उसको नियंत्रित करना। अब बच्चा लड़ लिया किसी से, अब वो अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है तो क्या करेगा, उसको दो चार तमाचे लगा देगा, लगा देगा। ऐसे में दोनों की जो लड़ाई है वो और बढ़ जाएगी। ठीक है ना, उस समय तक उस बच्चे का जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो नहीं हुआ है, समझिए वो क्रोध तो कर रहा है लेकिन उसको नियंत्रित नहीं कर पा रहा है, उसको समझ नहीं पा रहा है ना। यानी उसमें अभी भी डेवलपमेंट होना बाकी है, अभी वो एक प्रक्रिया में है। ठीक है, अब आत्मविश्वास, उसमें क्या हो जाएगा, आत्मविश्वास, आत्मनियंत्रण और धैर्य का विकास होते जाता है जब उसमें इमोशनल डेवलपमेंट होते जाता है। सकारात्मक दृष्टिकोण उसको मिलता है और उसका भी विकास होते जाता है, कब, जब उसमें इमोशनल डेवलपमेंट होते जाएगा। इसके एग्जाम्पल्स लेते हैं हम, इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, क्रोध को नियंत्रित करना, खुशी, दुख, भय को व्यक्त करना और अपनी असफलताओं में भी धैर्य रखना। जैसे कई बच्चों को आपने देखा होगा, बच्चे दौड़ते दौड़ते गिर जाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो कि उठ करके एकदम आराम से चिल रहते हैं, आराम से उठेंगे फिर से दौड़ने लगते हैं। ठीक है, तो इन बच्चों में क्या हो जाता है, इमोशनल डेवलपमेंट थोड़ा ज्यादा हो जा रहता है। किन बच्चों के कंपैरिजन में, उन बच्चों के कंपैरिजन में जो कि गिरे, दौड़ रहे थे, गिर गए, फिर क्या किया उन्होंने, रोना चालू कर दिया। ठीक है, तो वहां पर उनका नियंत्रण नहीं है, ये बात याद रखेंगे। तो असफलता में उनके पास क्या नहीं है, धैर्य नहीं है। तो अगर इसका डेवलपमेंट हो गया, तो दोनों में कंपैरिजन बस कर रहे हैं अभी हम, ऐसा नहीं कहेंगे कि जो बच्चा रो रहा है उसमें इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उसमें भी हुआ है लेकिन थोड़ा और डेवलपमेंट होना अभी बाकी है। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा इमोशनल डेवलपमेंट। अब आते हैं हम हमारे आज के अंतिम डेवलपमेंट पे, जो है हमारा क्रिएटिव डेवलपमेंट। अब बच्चा क्या हुआ, सामाजिक हो गया, सामाजिक होने के बाद उसमें भावनाएं भी आ गई, भावनाएं जब आती है तब बच्चा व्यक्त करना चालू कर देता है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो खुशी अनुभव कर रहा है, दुख अनुभव कर रहा है, इन सारी चीजों को वो व्यक्त करना चालू कर देता है। और इन चीजों को व्यक्त करने के लिए या तो वो वाक्यों का उपयोग करेगा, सेंटेंस यूज करेगा, बताएगा, बोल करके बताएगा, है ना। तो बोलना, जैसे कि कविता बोलना या गाना गाना, ये सारी चीजें बोल करके प्रदर्शित करेगा, तो ये भी तो एक क्रिएटिविटी है। कई बच्चे बहुत अच्छा गाना गाते हैं, कई को गाना बिल्कुल नहीं आता। ठीक है, तो जिसको आता है उनमें ये क्रिएटिव जो डेवलपमेंट है वो थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है, बोलने वाले के लिए। लेकिन जो क्रिएटिव डेवलपमेंट है वो सिर्फ बोल कर तो दर्शाएगा नहीं, लिख करके भी दर्शा सकता है, पेंटिंग के जरिए दर्शा सकता है, ड्राइंग के जरिए दर्शा सकता है। तो जब बच्चों में ऐसे डेवलपमेंट होते जाते हैं तो वो किसके अंतर्गत आता जाता है, हमारे क्रिएटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आता जाता है। देखते हैं हम इसमें क्या क्या चीजें आ सकती है। तो नई चीजों नई चीजों की कल्पना करना, मौलिक एवं नए जो विचार है
उनका विकास करना और उनको एक रूप प्रदान करना, है ना। कला, कला हो गया, संगीत हो गया, नाटक आदि में रुचि और उसकी अभिव्यक्ति का विकास। रुचि तक तो ठीक है, सबका मन होता है कि ऐसा देख के अच्छा लग रहा है ना, लेकिन उसको अभिव्यक्त करना ये हमारा क्रिएटिविटी है। ठीक है। अब इसके उदाहरण में हम चाहे तो क्या क्या ले सकते हैं? चित्र बनाना, रंग भरना, गीत गाना, नृत्य करना, नई चीजें बनाना, कहानी लिखना, कहानी सुनाना, नाटक करना। नाटक होते हैं ना छोटे छोटे प्ले स्कूल्स में, तो वो नाटक करना, प्ले करना, ये सारी चीजें आपके किसके अंतर्गत आ जाएगी? किसके अंतर्गत आ जाएगी? क्रिएटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाएगी। तो हमने देखा कि ये सारे जो चीजें हैं, सारे डेवलपमेंट जो हमने पढ़े हैं, वो एक दूसरे से रिलेटेड है। रिलेटेड है। कोई भी चीज का अगर विकास इनमें से अगर मान लो उसका संज्ञानात्मक विकास नहीं हो पाया, तो क्या वो बच्चा क्रिएटिव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। यानी कि ये सारे जो डेवलपमेंट है, सारे जो डोमेन्स है डेवलपमेंट के, वो आपस में एक दूसरे से संबंधित है। और जब ये आपस में संबंधित होते हैं, तब इन्हें हम कोहेरेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? कोहेरेंट। ठीक है। परस्पर आपस में संबंधित होते हैं। ठीक है। अब इससे संबंधित और कोई जानकारियां हैं उसको हम देख लेते हैं। तो विकास के बारे में हमने पहले भी पढ़ा कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती है। कहां से कहां तक? वोम से टर्म तक। ठीक, मृत्यु तक। विकास के ये सभी क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और साथ साथ विकसित होते हैं। यही जो हमने बताया कोहेरेंट, एक दूसरे से संबंधित है। किसी भी एक क्षेत्र में विकास अन्य क्षेत्र के विकास को प्रभावित करता है। ठीक है। तो विकास से संबंधित हमारे पास जो जानकारियां हैं वो आपको प्रोवाइड कर दी गई है। इससे संबंधित आप प्रश्न हल करते जाइए। कुछ प्रश्न मैं लेकर के आऊंगी, कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, उसमें भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। आप ऑफलाइन ऑनलाइन जिस तरीके से हो सकता है, पुराने जो टेट के एग्जाम्स हुए हैं, बीएड के एग्जाम्स हुए हैं, या शिक्षक भर्ती के एग्जाम्स हुए हैं, उनसे इस टॉपिक से संबंधित उसमें से प्रश्न उठाइए और उसको सॉल्व करते जाइए। ठीक है। ये आपका टॉपिक पूरी तरीके से फिर तैयार हो जाएगा। कैसा भी प्रश्न आए आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है। चलिए फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। प्रैक्टिस करते रहिए।